हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 22 जून और आज की इस वीडियो में हम 22 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.9 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है अमेरिका के द्वारा। तो देखिए, अभी तक क्या है कि दुनिया कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर रही है, चाहे वह भारत हो चाहे अन्य देश हो। लेकिन अब वैक्सीन के बाद दुनिया की पहली कोरोना दवा, इसके लिए जो अमेरिका है ये पैसा देने जा रहा है, लगभग 3.2 अरब डॉलर ये कोरोना की एंटीवायरल दवा विकसित करने के लिए खर्च करेगा। यदि ये दवा बनाने में सफलता मिलती है तो कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में बहुत आसानी हो जाएगी। साथ ही यह कोरोना वायरस के खिलाफ पहली कारगर दवा भी होगी और इसी के लिए इतनी भारी भरकम रकम जो कि खर्च करने जा रहा है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल करेंसी आप लोग सभी जानते ही हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। किसी ने उसका आंसर नहीं किया था। इस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। और देखिए, कनाडा, इसके बाद यूएसए और नीचे में है मैक्सिको। तो मैक्सिको और यूएस के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इस नदी का नाम है रियो ग्रैंडे रिवर। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, सेंट लॉरेंस और रियो ग्रैंडे रिवर। अब हम अमेरिका से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ यही स्थित है टेक्सास की लोकेशन। हाल ही में इसी टेक्सास के द्वारा हार्ट बीट बिल विधेयक ये यहाँ पारित किया गया था, जो कि काफ़ी चर्चे में भी आया था। दूसरा, आप ये याद रखेंगे कि अमेरिका के इसी हिस्से में एक तेल पाइपलाइन है जिसका नाम है कोलोनियल तेल पाइपलाइन। ये क्यों चर्चे में आई थी? तो ये साइबर अटैक के कारण चर्चे में आई थी। तीसरा, आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में जो अमेरिका है ये ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो चुका है। इसके बाद रशिया भी हालांकि इससे एग्जिट हो चुका था। अमेरिका के द्वारा 2 कंट्रीज़ को बैन किया गया है। कौन कौन सी है? एक तो है इथियोपिया, दूसरी है इरिट्रिया। ये इसकी लोकेशन तो अफ्रीका में है, अभी हम इसे डिस्कस भी कर लेंगे। और सारगैसो सागर की लोकेशन ये भी कुछ यहीं स्थित है। सारगैसो सागर, जिसे आप पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं कि तैरता हुआ घास की एक मोटी चादर होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यदि एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए आपसे तो ये नॉर्थ अटलांटिक में पड़ती है। और आप सभी जानते हैं किसी भी एग्जाम में सामान्य ज्ञान का पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। अब सामान्य ज्ञान में आप कितना कुछ पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों की इसी समस्या को देखते हुए आप लोगों के लिए एक मास्टर पीडीएफ लॉन्च की गई है, जिसमें कि लगभग सेलेक्टेड 8000 क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि मैथ्स में हमें आंसर तो आता है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैथ्स की ये जो हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स और इजी सोल्यूशन मिल सकेगा, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी भी आप लोगों के लिए ये ओपन है, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। इससे बेस्ट पीडीएफ आप लोगों को इतने कम दाम में बिल्कुल नहीं मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरा इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ये घोषणा भी हाल ही में की गई है गिनी में। गिनी जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये है इबोला वायरस, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है। देखिए, भारत में कौन सा वायरस चर्चे में है? कोरोना वायरस। लास्ट ईयर ही, मतलब कि 2020 में इसके पहले प्रकोप का सामना हमने किया था और अभी कुछ समय पहले ही इसके दूसरे प्रकोप से भी हमें गुजरना पड़ा, जो कि पहले प्रकोप से भी ज़्यादा खतरनाक था। और माना यह जा रहा है कि यदि सावधानी नहीं बरती गई तो जल्द ही इसकी तीसरी लहर आ सकती है और इसके तीसरे प्रकोप का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, अक्सर आप लोगों ने अपने नाना नानी या दादा दादी से सुना ही होगा कि आज से 50-60 साल पहले कोई महामारी आई थी, जिसमें कि गांव के गांव खाली हो गए थे। कहने का मतलब है कि उस समय उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हो पाती थी कि किसी इंसान को बचाया जा सके। अभी तो कुछ हद तक जो हेल्थ फैसिलिटी है ये लोगों को मिलने लगी है। उस समय तक यदि देखा जाए, आज से 50-60 साल पहले तक इतनी भी व्यवस्थाएं नहीं होती थी।
तो यहाँ जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, इबोला वायरस की, ये 1985 से 86 में अफ्रीका महाद्वीप के देशों में देखा गया था। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही जो कांगो गणराज्य है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसने लास्ट मंथ ही स्वयं को इबोला के 13वें प्रकोप से स्वयं को मुक्त घोषित कर लिया है। ये जानकारी मैंने आप लोगों को बताई भी थी। वैसे ही WHO के द्वारा लास्ट ईयर ही मालदीव और श्रीलंका, इन दोनों को ही खसरा और चेचक मुक्त घोषित किया गया है। WHO से रिलेटेड सारे फैक्ट ये तो आप जानते ही हैं। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजरती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने आप लोगों को बोत्सवाना की लोकेशन बताई थी कि हाल ही में इसी बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। साउथ अफ्रीका से जो चीते हैं, ये लाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, यह लेक विक्टोरिया, जहाँ से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है और ये अंत में जाकर के मेडिटेरियन सी में आकर के मिल जाती है। भारतीय सेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है अदान की खाड़ी में। अदान की खाड़ी कहाँ है? तो मैंने अभी बताया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन, जिसमें कुल 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। देखिए, ये वही इथियोपिया है और इरिट्रिया है जिसे हाल ही में US के द्वारा बैन किया गया है। पूरी स्टोरी आप लोगों को मालूम ही है। ये जो लोकेशन है, ये है गल्फ ऑफ आदेन की, जहां इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है इंडियन नेवी के बीच और यूरोपीय नौसेना के बीच। और ये अपना पहला अभ्यास कर रहे हैं आदेन की खाड़ी में, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, माना जाता है, ये जो आप सोमालिया वाला एरिया देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि ऐसे कोई भी जहाज जो कि गल्फ ऑफ आदेन, इसके बाद रेड सी से होते हुए आगे आप लोगों ने मेडिटेरियन सी की लोकेशन देखी ही है, जब यहाँ जाते हैं या तो यहाँ से आते हैं तो उन जहाज़ों में जो सामान होता है इन्हें लूट लिया जाता है। और लुटेरे कहलाते कौन हैं? ये सोमालिया के लोग ही इन सामानों को लूटते हैं। तो इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। कहाँ किया जा रहा है? गल्फ ऑफ आदेन में। भारत के किस मंत्रालय और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा डेवलप किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल ये लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री ये हैं कौन? तो ये हैं अर्जुन मुंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खुंटी, झारखंड। और ये जो पोर्टल है जिसका नाम है आदि पोर्टल, इसका पर्पस ये है, मेन पर्पस ये है कि देश भर में आदिवासियों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इससे रिलेटेड सभी जानकारी इस पोर्टल में प्रोवाइड कराई जा सके। तो आदिवासी जो समुदाय होते हैं उनके लिए बेसिकली इस तरह का पोर्टल है, ताकि सभी सुविधाएं या सभी जानकारियाँ एक ही पोर्टल में मिल सके। साथ ही यदि आप लोगों को याद होगा तो ऐसे ही जनजातीय समुदायों के लिए जो कि जंगलों में निवास करते हैं, उन्हें हेल्थ के प्रति, मतलब कि हेल्थ के प्रति इनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार की एक और पहल थी जो कि चर्चे में रही थी, अनामय पहल। तो ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा जी से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, हाल ही में इन्हें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके भी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है? तो ये भी हाल ही में हमारे इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस एटलस में होगा क्या? तो चुनाव आयोग के द्वारा ये जो एटलस जारी किया गया है, इसमें देश की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं इनके बारे में, मतलब कि इन लोकसभा क्षेत्रों के बारे में सही और उपयोगी जानकारी A to Z इसमें अवेलेबल होगी। और इसे ही जारी किया है चुनाव आयोग ने। यदि आपसे पूछा जाए कि जो चुनाव आयोग है ये कैसा निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। और इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का मतलब कि किस फॉर्मेट में होता है? तो देखिए, एक तो अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्रा। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस क्रम के अध्यक्ष है? 24वें क्रम के। 2 इसके सदस्य हैं, एक तो है राजीव कुमार और दूसरे सदस्य हाल ही में बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और 2019 के ये जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सी विजिल ऐप।
ये चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? तो भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगे अजीत डोवाल। अजीत डोवाल ये है कौन? तो ये है भारत के NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो भारत को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बैठक है ये 23 और 24 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोइन यूसुफ, ये भी शामिल होने वाले हैं। और ये पॉसिबिलिटी तो कम ही है कि इन दोनों देशों के बीच किसी तरह की वार्ता का आयोजन किया जाए, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ से लौटेंगे अजीत डोवाल, वैसे ही भारत में किस मुद्दे पर बैठक होनी है? एक अहम बैठक है, आप सभी जानते हैं, कश्मीर मुद्दे पर अहम बैठक होनी है, जिसमें कि अजीत डोवाल इनका भी शामिल होना कंपलसरी है। यहाँ हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं दैट इज़ SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कुल मेंबर कंट्रीज़ हैं 8। कौन कौन सी हैं? रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जितनी भी इस्तान कंट्रीज़ हैं ये लगभग सभी इसमें शामिल है, मात्र एक शामिल नहीं है। ये कौन सी है? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी जितनी इस्तान कंट्री है आप देख सकते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये लगभग इसमें सभी ही शामिल हैं। और SCO अपने सदस्य देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश ये करता रहा है जब से इसकी स्थापना हुई थी। कब से हुई है? 1991 में USSR के विघटन के बाद। तो आप मैप में देख सकते हैं तजाकिस्तान की लोकेशन, ये चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे। करेंसी ताजिकिस्तानी सोम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हालांकि ये भारत की ही पहल थी, जिसके बाद से 2015 से हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये जो 21 जून है ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है। और भारत ये तो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। और इस बार का जो योग दिवस है ये इसका 6वां क्रम है। तो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम, क्योंकि एग्जाम में थीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी बी विथ योगा, बी एट होम। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो CSE द्वारा जारी किए गए इस आंकड़े के अनुसार टॉप पर रहा है बेंगलोर। बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है और ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। CSA ने इसे सबसे ज़्यादा योग्य शहर के रूप में नामित किया है पूरे भारत में। और बेंगलोर के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई का स्थान आता है। और इसके क्या पैरामीटर है, मतलब कि किस बेस पे ये मापा जाता है कि कौन सा शहर या कौन सा राज्य सबसे रहने योग्य है? तो इसके कुल 4 पैरामीटर हैं। कौन कौन से हैं? जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। इन 4 पैरामीटर के हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है, जिसमें टॉप पर रहा है बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में ही। साथ ही भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये भी बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। प्रसिद्ध IT कंपनी इन्फोसिस, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, इसकी स्थापना बेंगलोर में ही की गई है, जो कि एक तरह का अपार्टमेंट है, पूरी तरह से ग्रीनरी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। चेन्नई से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, मैंने उन्हीं शहरों के नाम ऑप्शन में लिखे हैं जो कि किसी न किसी कारण चर्चे में रहे हैं। चेन्नई जो कि CCTV सर्विलांस के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है। इंदौर ये स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार टॉप पर बना हुआ है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था, और ऐसा बॉन्ड जारी करने वाला ये भारत का पहला नगर निगम बना था। दुनिया का सबसे महंगा आम जिसका नाम है मियाजाकी आम, इसकी कीमत कितनी है? तो ये 2,70,000 रुपये किलो है। आप सोच सकते हैं कितना महंगा है। तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। और ये आम कुछ इस तरह से है, कल जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि इसकी सेफ्टी के लिए चौकीदार भी लगाए गए हैं ताकि इन्हें कोई तोड़ ना पाए। और इसमें मतलब कि लोग इस आम को खरीदना चाह रहे हैं और एक आम के लिए 21,000 रुपये तक पर पीस पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन
इसका जो मकान मालिक है ये इसे बेच नहीं रहा है, क्योंकि इस बगीचे में इसके केवल 7 ही आम हैं। और ये है कहाँ, तो जबलपुर का, मतलब कि मध्य प्रदेश में स्थित है जबलपुर, आप सभी जानते हैं। इसी के चरगवा में जापानी आम की खेती हो रही है। इस अनोखे आम की खेती हो रही है जबलपुर में, तो आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं जबलपुर की लोकेशन। जबलपुर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी जिसका उद्गम मेरे ही शहर अमरकंटक से होता है। यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये दिख रहा है आप लोगों को अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले में एक स्थान है अमरकंटक, जो कि मैकल की श्रेणियों के बीच स्थित है। ये जो मैकल श्रेणियाँ हैं ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की बॉर्डर पर स्थित है। कुछ सीमा हमारे एमपी में आती है और कुछ छत्तीसगढ़ में। तो इसी अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये अमरकंटक से निकलते हुए डिंडौरी, मंडला, फिर जबलपुर, इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं। जबलपुर में स्थित है भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है और इसे भी आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 6 स्थलों को अस्थायी लिस्ट में रखा गया है। इन 6 में से 2 मध्य प्रदेश के हैं। एक तो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और दूसरा है जबलपुर का भेड़ाघाट और तिलवारा घाट, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। आगे ये जो नर्मदा नदी है ये नरसिंहपुर, होशंगाबाद ये होते हुए कहाँ जाकर के मिल जाती है, गुजरात में प्रवेश करने के बाद। हालांकि इसकी कुछ सीमा महाराष्ट्र में लगती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। जबकि तीसरे स्थान पर रहे हैं सर्जियो पेरेज, ये बिलोंग करते हैं मैक्सिको से और ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है किस देश के द्वारा वैक्सीन पासपोर्ट ये जारी किया जाएगा। इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।